भारतीय संस्कृति जीवन की विधि है, संस्कारों से पोषित बहुमूल्य निधि है। जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पत्रकारिता एवं जनसंचार सहायक स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय से सहायक प्राध्यापिका प्रीति सिंह। देखिए, आज के हमारे इस ई लेक्चर में हम बात करेंगे संस्कृति की, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय का एक ध्येय वाक्य है, शिक्षा, सेवा, संस्कार और राष्ट्रीयता। जब आप हमारे विश्वविद्यालय में आते हैं तो आपको संस्कृति की झलक यहाँ पर पग पग देखने के लिए मिलती है, क्योंकि भारतीय संस्कृति अपने आप में इतनी वृहद है जिसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और आज के समय में जब हम पाश्चात्य संस्कृति के पीछे भाग रहे हैं तो वहां भी संस्कृति को जानना और समझना बहुत जरूरी हो जाता है। संस्कृति हमारा जो ये पार्ट है, ये हमारे इंडियन कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यू सब्जेक्ट का एक पार्ट है। और संस्कृति शब्द को जानना समझना इसीलिए भी आपके लिए जरूरी हो जाता है अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के छात्र हैं, या फिर आप समाजशास्त्र के छात्र हैं, तो भी संस्कृति शब्द आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर संस्कृति शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो देखिए, अगर हम बात करें अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी में संस्कृति को कहा जाता है कल्चर, जो कि लैटिन भाषा के शब्द कल्ट से बना है, राइट। लेकिन अगर हम इसकी बात करें भारतीयता के संदर्भ में, तो भारत में संस्कृति आज से नहीं बरसों से चली आ रही है, जिसको हम फॉलो करते आ रहे हैं। और संस्कृति क्या है? जब आप अपने व्यवहार को बदलते रहते हैं, समय के साथ जब आप चीजों को बदलते रहते हैं, किसी कार्य को आपके दादाजी किसी तरीके से करते थे, फिर उसी चीज को आपके फादर ने फॉलो किया, फिर उसी चीज को अब आप फॉलो कर रहे हैं। इट मींस संस्कृति क्या है? सीखा हुआ व्यवहार है, जिसको जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। ये बात बिल्कुल सही है कि ये परिवर्तित हो जाती है, लेकिन हम उन कार्यों को उसी तरीके से करना पसंद करते हैं जो कि पहले से हम करते आ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं उदाहरण के तौर पर बात करूं, तो जन्म के समय, जिस समय हमारे दादाजी का जन्म हुआ होगा, उस समय उनका भी नामकरण हुआ होगा, शादी विवाह के समय पर मंगल गीत गाए जाते हैं, उसी परंपरा को हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। किसी का जन्म होता है तो उसका नामकरण किया जाता है, या हमारे यहाँ कोई भी संस्कार होता है तो हम उसको उसी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। यस, सेलिब्रेट करने का तरीका थोड़ा सा बदल चुका है, यानी कि संस्कृति में आपको परिवर्तन देखने के लिए मिलता है, लेकिन हम उन्हीं परंपराओं को फॉलो करते हैं जो कि हमारे पूर्वज करते थे। यही बात मैं आपको दोबारा से कहूंगी कि संस्कृति क्या है? सीखा हुआ व्यवहार है। ये आपको बाय बर्थ नहीं मिलती है। आप जब जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के बाद आप बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं। तो ये सब क्या है? ये संस्कृति है। संस्कृति और सभ्यता को कुछ लोग एक समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि आज के हमारे इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं बेसिकली संस्कृति के बारे में, कि संस्कृति का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। आई होप कि आपको ये थोड़ा समझ आया होगा कि संस्कृति क्या है। आपको एक छोटा सा वर्ड याद रखना है कि संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार होती है, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता रहता है। आइए अब हम बात करते हैं संस्कृति के अर्थ और उसकी परिभाषा की, कि हमारी जो एकेडमिक्स हैं उसमें संस्कृति को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। अगर हम भारतीय संदर्भ में बात करेंगे तो संस्कृति का बहुत वृहद रूप आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अभी हम एकेडमिक्स की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे कि विभिन्न मानव शास्त्रियों और विभिन्न समाज शास्त्रियों ने किस प्रकार से संस्कृति के विषय में व्याख्या की है, संस्कृति को किस प्रकार से उन्होंने परिभाषित किया है। आइए बात करते हैं संस्कृति की। देखिए, मानव शास्त्री एडवर्ड बर्नार्ड टायलर, जिनका जन्म 1832 में हुआ था, उनकी एक पुस्तक आई थी 1871 में, जिसका नाम था प्रिमिटिव कल्चर। और उसी पुस्तक में पहली बार संस्कृति के संबंध में उल्लेख किया गया था। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो उसका इतिहास बहुत लंबा है, लेकिन जब कुछ चीज रिटन में आ गई तो उसका जो है एक तरीके से आधार बन गया। तो रिटन में इस
शब्द का इस्तेमाल टाइलर ने किया था 1871 में अपनी बुक प्रिमिटिव कल्चर में। और यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है, अगर आप यूजीसी नेट के एग्जाम देने जा रहे हैं तो कई बार पूछ लिया जाता है कि टाइलर की बुक का नाम बताइए या प्रिमिटिव कल्चर बुक जो है वो किसने लिखी है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि प्रिमिटिव कल्चर नाम की पुस्तक एडवर्ड बर्नार्ड टाइलर ने लिखी है। राइट, अब हम बात करते हैं कि टाइलर ने संस्कृति को किस प्रकार से परिभाषित किया है। तो उनके अनुसार संस्कृति वो जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान है, विश्वास है, कला है, आचार, कानून, प्रथा और अन्य सभी क्षमताओं तथा आदतों का समावेश होता है जिन्हें मनुष्य समाज में सीखता है। टाइलर के अनुसार संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और अन्य सभी क्षमताओं तथा आदतों का समावेश होता है जिन्हें मनुष्य समाज के नाते प्राप्त करता है। यानी कि जब हम किसी समाज में रह रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उस समाज के रूल्स को, उसकी नॉर्म्स को, उसकी वैल्यूज को, उसके बिहेवियर को हम फॉलो करते हैं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी उस सोसाइटी में जो भी चीजें चल रही हैं हम उनको ग्रैब कर रहे हैं। टाइलर के अनुसार सामाजिक प्राणी होने के नाते व्यक्ति अपने पास जो कुछ भी रखता है या सीखता है वो सब संस्कृति है। राइट, टाइलर के अनुसार उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर सिर्फ अभौतिक तत्वों को ही उन्होंने सम्मिलित किया है। अभौतिक तत्व मतलब जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि संस्कृति को और किन वैज्ञानिकों ने, मानव शास्त्रियों ने अलग अलग रूप में परिभाषित किया है। तो एक और मानव शास्त्री आते हैं जिनका नाम है रॉबर्ट बीस्टेड। इनकी बुक है द सोशल ऑर्डर। ये पुस्तक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछ ली जाती है। और इनके अनुसार संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें वो सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं, जिन पर हम काम करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते उन्हें हम अपने पास रखते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे कहूँ कि हमारे घर पर कोई गेस्ट आया तो हम क्या करते हैं, उनको नमस्ते करते हैं, उनको बिठाते हैं, उनको चाय पानी के लिए पूछते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपका सफर कैसा रहा, उनके घर में सब लोग कैसे हैं। इट मीन्स ये क्या है, ये हमारी संस्कृति है। ठीक है, अब अगर हम इसी परिभाषा की बात करें तो रॉबर्ट बीस्टेड ने संस्कृति के दोनों पक्षों की बात की है, भौतिक संस्कृति की भी और अभौतिक संस्कृति की भी। यानी कि उन्होंने मटेरियलिस्टिक कल्चर की भी बात की है और नॉन मटेरियलिस्टिक कल्चर की भी बात की है। अब हम बात करते हैं हर्शकोविट्ज की। इनके अनुसार संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, यानी कि जो हमें प्रकृति ने नहीं दिया है और उसको मनुष्य ने अपनी आवश्यकता के अनुसार डेवलप किया है, वो सारी चीजें क्या है, वो संस्कृति है। पर्यावरण के इनके अनुसार दो भाग हैं, पहला है प्राकृतिक और दूसरा है सामाजिक, यानी कि जो नेचुरल हमें मिला हुआ है, और दूसरा जो सोशल, जिसको हमने क्या किया है, अपनी आवश्यकता के अनुसार हमने उसको खड़ा किया है। सामाजिक पर्यावरण में सभी भौतिक और अभौतिक चीजें आती हैं जिनका निर्माण मानव के द्वारा किया गया है। जैसे कि पहले भी बताया गया कि संस्कृति क्या है, पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम बात करें, कुर्सी, टेबल, कलम, रजिस्टर, धर्म, शिक्षा, ज्ञान, नैतिकता, ये सारी चीजें क्या है, ये सब मानव निर्मित है। गॉड ने हमें नहीं दिया है, ईश्वर ने हमें नहीं दिया है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की छोटी छोटी इकाइयों की पूर्ति करने के लिए इन सब चीजों को डेवलप किया है। हर्शकोविट ने इसी सामाजिक पर्यावरण जो कि मानव द्वारा निर्मित है, इसी को उन्होंने संस्कृति कहा है। आइए अब आगे बात करते हैं कि संस्कृति के विषय में क्या क्या बातें कही गई हैं। बोगार्टिस नाम के एक मानव शास्त्री रहे हैं। उनके अनुसार किसी समूह के कार्य करने और विचार करने के सभी तरीकों का नाम संस्कृति है। यानी कि जिस भी तरीके से हम किसी काम को कर रहे हैं या हम किसी चीज को सोच रहे हैं, दैट इज कल्चर। बोगार्टिस ने भी बीयरस्टीड की तरह ही भौतिक एवं अभौतिक दोनों पक्षों पर बल दिया है। यानी कि हमारे समाज में, हमारे इस जो मानव निर्मित पर्यावरण है, उसमें दो तरह की चीजें होती हैं, भौतिक और अभौतिक। ठीक है, मेलिनोव्स्की के अनुसार संस्कृति मनुष्य की कृति है और एक साधन है जिसके द्वारा वो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। अर्थात संस्कृति जीवन व्यतीत करने की एक संपूर्ण विधि है जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति
करती है। यानी कि मनुष्य क्या कर रहा है, अपनी शारीरिक और अपनी मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कुछ नियम, कुछ कायदे, कुछ कानूनों का पालन करता आ रहा है, और जिन जिन चीजों को वो फॉलो कर रहा है वो सभी चीजें क्या हैं, वो सभी चीजें संस्कृति का ही हिस्सा है। अब हम बात करते हैं संस्कृति के प्रकार की। आपको समझ आ गया होगा कि संस्कृति हम किसे कह रहे हैं। संस्कृति क्या है, एक सीखा हुआ व्यवहार है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता है। संस्कृति क्या है, मानव निर्मित पर्यावरण है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिन जिन चीजों को बनाया है, जिन जिन चीजों को वो फॉलो कर रहा है अपनी शारीरिक और मानसिक शांति के लिए, वो सभी चीजें संस्कृति का एक हिस्सा है। अब बात करते हैं ऑकवर्ड एवं निम्बॉफ की। इन्होंने संस्कृति को दो भागों में ही इन्होंने इसको डिवाइड किया है, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति, जिसको आप अंग्रेजी में मटेरियलिस्टिक कल्चर और नॉन मटेरियलिस्टिक कल्चर कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक संस्कृति की। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत उन सभी भौतिक एवं मूर्त वस्तुओं का समावेश होता है जिनका निर्माण मनुष्य के लिए किया गया है, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं। भौतिक संस्कृति की संख्या आदिम समाज की तुलना में आधुनिक समाज में अधिक होती है। राइट, देखो अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पर इसको समझाना चाहूँ तो जिस समय मनुष्य का जन्म हुआ पहली बार, जब वो इस समाज में आया, तो उस समय क्या था, आग नहीं थी, लोहा नहीं था, ठीक है, हथियार नहीं थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मनुष्य डेवलप होता चला गया, ठीक है। तो आदिम समाज में चीजें कम थी, लेकिन आज के समय में मनुष्य जो है वो चांद पर पहुंच गया, मंगल ग्रह पर पहुंच गया, हम एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं। तो क्या हुआ, चीजों में परिवर्तन देखने के लिए मिला। आदिम समाज में चीजें कुछ अलग तरीके से थी और आज की मॉडर्न सोसाइटी में वही चीजें हमको अलग तरीके से देखने के लिए मिलती हैं। प्रोफेसर B.S. टीडी ने भौतिक संस्कृति के समस्त तत्वों को मुख्य रूप से 13 भागों में विभाजित करने का प्रयास किया है। उनके अनुसार मशीनें, उपकरण, बर्तन, इमारतें, सड़कें, पुल, शिल्प वस्तुएं, कलात्मक वस्तुएं, वस्त्र, वाहन, फर्नीचर, खाद्य पदार्थ और औषधियां, ये सब क्या है, मानव निर्मित है और मनुष्य ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए इन सारी चीजों को बनाया है। और इन सारी चीजों को आप देख भी सकते हैं और आप इनको छू भी सकते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज मटेरियलिस्टिक कल्चर, जिनको आप देख सकते हैं, जिनको आप छू सकते हैं। अब बात करते हैं भौतिक संस्कृति की विशेषताओं की। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा कि भौतिक संस्कृति क्या है, मूर्त होती है, जिसको आप देख सकते हैं, राइट। और भौतिक संस्कृति क्या है, इसमें निरंतर वृद्धि होती रहती है। जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया कि आदिम समाज में चीजें अलग थी, उस समय आग नहीं थी, लोहा नहीं था, लेकिन आज के समय में आप देखेंगे एक जगह से जाने के लिए हम मोटर गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, एरोप्लेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आदिम समाज में तो ऐसा नहीं था ना। आज के समय में ऐसा हुआ है। इट मींस क्या हो रहा है, संस्कृति में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। भौतिक संस्कृति को आप मेजर कर सकते हैं, आप उसको माप सकते हैं। जैसे कि हम बहुत इजीली हम बता सकते हैं कि पहले के समय में हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बड़े एफर्ट करने पड़ते थे कि हमें 2 दिन का रास्ता तय करना है, 3 दिन का रास्ता तय करना है। बट आज के समय में एरोप्लेन है, आप 1 से 2 घंटे में एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच जाते हैं। भौतिक संस्कृति में परिवर्तन जो है वो शीघ्र होता है, बहुत जल्दी से मटीरियलिस्टिक कल्चर में चेंज होता है। अगर मैं बात करूँ मोबाइल फोन की, तो आज से 10 साल पहले मोबाइल फोन आपके पास छोटे वाले होते थे, लेकिन आज के समय में आपके पास स्मार्टफोन है जिनमें बहुत सारे फीचर्स हैं। इट मींस मटेरियलिस्टिक कल्चर में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, आपको बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा है। भौतिक संस्कृति की उपयोगिता और लाभ का मूल्यांकन आप कर सकते हैं। भौतिक संस्कृति की क्या यूटिलिटी है, क्या उसका प्रॉफिट है, आप उसको बहुत आसानी से इवैल्यूएट कर सकते हैं। भौतिक संस्कृति में बिना परिवर्तन किए इसे ग्रहण नहीं किया जा सकता है। मटेरियलिस्टिक कल्चर में अगर हम कोई चेंज कर देंगे तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात करें कि अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो मेरी बाइक में तो कोई चेंज नहीं होगा ना। हीरो होंडा की बाइक मैं मेरठ में भी इस्तेमाल करती हूँ और हीरो होंडा की बाइक मैं राजस्थान में भी इस्तेमाल करती हूँ। ऐसा तो नहीं है ना कि हीरो होंडा की बाइक जो है वो चेंज हो गई, ठीक है। आपको कुछ चीजों में परिवर्तन देखने के लिए मिल सकता है, बट बहुत ज्यादा चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, राइट। ये हुई हमारी भौतिक संस्कृति की विशेषताएं। आइए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अभौतिक संस्कृति की, ठीक है।
भौतिक संस्कृति क्या है? मटेरियलिस्टिक कल्चर, जो मूर्त रूप में है, जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप छू सकते हैं। लेकिन अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत उन सभी अभौतिक एवं अमूर्त वस्तुओं का समावेश होता है जिसकी कोई मापतौल नहीं की जा सकती है, जिसका कोई आकार नहीं होता, जिसका कोई रंग नहीं होता। आप इसको देख नहीं सकते, आप इसको छू नहीं सकते हैं। अभौतिक संस्कृति समाजीकरण एवं सीखने की प्रक्रिया द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती है। जैसे कि पैर छूना है, ठीक है, आप ये छूते थे, आपके बेटे ने भी छुआ, आपके पोते ने भी छुआ, यानी कि वो क्या हो रहा है? चेंज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहा है। अभौतिक संस्कृति का तात्पर्य संस्कृति के उस पक्ष में होता है जिसका कोई मूर्त रूप नहीं होता, बल्कि विचारों एवं विश्वास के माध्यम से मानव व्यवहार को नियंत्रित, नियमित एवं प्रभावित करता है। मुझे लगता है कि भौतिक संस्कृति और भौतिक संस्कृति के अंतर को भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। आपको कुछ पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है कि भौतिक संस्कृति क्या है जिसको हम छू सकते हैं, भौतिक संस्कृति क्या है जिसको हम छू नहीं सकते लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संस्कृति के कुछ और विषयों के बारे में। प्रोफेसर बी.एस. स्टील ने भौतिक संस्कृति के अंतर्गत विचारों और आदर्श नियमों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया है और कहा है कि विचार अभौतिक संस्कृति के प्रमुख अंग हैं। जो भी मेरे अंदर विचार आ रहा है वो दिखाई तो नहीं दे रहा ना, मैं अपने मन में ये सोच रही हूँ कि जो भी लर्नर्स मेरे ई लेक्चर को देख रहे हैं उनको बड़ा अच्छा फील हो रहा होगा, उनको कुछ नॉलेज मिल रही होगी, लेकिन क्या ये वाकई में लेक्चर अच्छा है नहीं अच्छा है, ये आपके विचार है। तो मैं आपके विचारों को नहीं समझ सकती हूँ, नहीं जान सकती जब तक आप उनको बोलकर नहीं बताएंगे। इट मींस विचार क्या है? अभौतिक संस्कृति के प्रमुख अंग हैं। विचारों की कोई निश्चित संख्या हो सकती है, फिर भी प्रोफेसर बी.एस. स्टील ने विचारों के कुछ समूह प्रस्तुत किए हैं, जैसे कि वैज्ञानिक सत्य, धार्मिक विश्वास हो सकता है मेरा, कोई किसी पौराणिक कथा पर मैं विश्वास कर सकती हूँ, कोई उपाख्यान हो सकता है, साहित्य हो सकता है, या अन्य विश्वास जो कि हमारे समाज में हम बहुत ज्यादा बिलीव भी करते हैं, सूत्र हो सकते हैं, लोकोक्तियां हो सकती हैं, राइट। तो बी.एस. स्टील ने अपने विचारों में इसको इस तरीके से परिभाषित किया है। ये सभी विचार अभौतिक संस्कृति के अंग होते हैं। आदर्श नियमों का संबंध विचार करने से नहीं बल्कि व्यवहार करने के तौर तरीकों से भी होता है, अर्थात व्यवहार के उन नियमों या तरीकों को जिन्हें संस्कृति अपना आदर्श मानती है आदर्श नियम उन्हें कहा जाता है। तो प्रोफेसर बी.एस. स्टील ने आदर्श नियमों को 14 भागों में बांटा है। कानून यानी कि लॉ, अधिनियम यानी कि एक्ट, नियम यानी कि रूल, नियमन यानी कि रेगुलेशन, राइट। ये सारी चीजें आप लोगों ने पहले इनके बारे में सुना भी होगा कि हमको कुछ पर्टिकुलर लॉ को फॉलो करना होता है, ठीक है। हमारे संविधान में कुछ एक्ट बनाए गए हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। अगर हम इनको फॉलो नहीं करेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे कि ये असभ्य व्यक्ति है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कहूँ कि हमारे भारतीय संविधान में ये कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने चोरी की तो वो दंड का भोगी है, उसको दोषी माना जाएगा। तो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, यानी कि मैंने क्या किया, उस नियम का उल्लंघन किया, और अगर लिखे हुए नियम का आप उल्लंघन करते हैं तो आप असभ्य, असंस्कृत व्यक्ति कहलाते हैं, यानी कि आप एक सुसंस्कृत व्यक्ति नहीं है। प्रथाएं, जनरीतियां, लोकाचार, निषेध, फैशन, संस्कार, कर्मकांड, अनुष्ठान, परिपाटी, सदाचार। मैं आपको ये और बताना चाहूंगी कि परिपाटी क्या है? जो चीजें पहले से चली आ रही हैं हम उनको एज इट इज एक्सेप्ट करते आ रहे हैं कि ये चीजें ऐसे हैं तो हम इनको ऐसे ही फॉलो करते आ रहे हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अभौतिक संस्कृति की विशेषताओं के बारे में। तो जब हम अभौतिक संस्कृति के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने सबसे पहले यही चीज पढ़ी थी कि अभौतिक संस्कृति क्या होती है? अमूर्त होती है, जो हमको दिखाई नहीं देती। अब जो चीज हमें दिखाई ही नहीं देती, आप उसको कैसे मेजर कर सकते हैं? आप उसको माप नहीं सकते हैं। जब कोई चीज हमें दिखाई नहीं दे रही, हम उसको माप नहीं सकते, तो अभौतिक संस्कृति को जानना और समझना भी थोड़ा सा जटिल हो जाता है, थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इसकी उपयोगिता एवं लाभ का मूल्यांकन करना थोड़ा सा कठिन होता है, टफ होता है, क्योंकि ना तो हमें ये दिखाई देती, ना हम इसको मेजर कर सकते, तो हम इसकी जो इसका प्रॉफिट है या जो इसकी यूटिलिटी है हम उसको इवैल्यूएट ही नहीं कर पाएंगे।
अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन बहुत ही धीमी गति से होता है, जबकि भौतिक संस्कृति में परिवर्तन क्या होता है, बहुत तेजी से होता है। अभौतिक संस्कृति को जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे ग्रहण किया जाता है, तब उसके रूप में थोड़ा न थोड़ा परिवर्तन हमें देखने के लिए मिलता है। अभौतिक संस्कृति मनुष्य के आध्यात्मिक एवं आंतरिक जीवन से संबंधित होती है। यहाँ पर मुझे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। तो ये पंजाब से शुरू हुआ। अब पंजाब में इसको किस तरीके से बनाया गया, बहुत ही साधारण तरीके से बनाया गया, लेकिन आज के समय में क्या है, ये बिल्कुल चेंज हो गया है कि आज के समय में अगर किसी विवाहित महिला ने करवा चौथ पे फास्ट नहीं रखा, या मेहंदी नहीं लगाई, या श्रृंगार नहीं किया, नए कपड़े नहीं खरीदे, या नए गहने नहीं खरीदे, तो उसके लिए उसकी जो करवा चौथ का जो फेस्टिवल है उसको वो अधूरा सा लगता है। तो भौतिक संस्कृति में क्या है, आप जो चीजें हैं उनमें, अब देखो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आया तो उसको मनाने के तरीके में आपको डिफरेंस देखने के लिए मिला। धीरे धीरे ये चीजें हुई, लेकिन अब हम उन चीजों को उसी तरीके से एक्सेप्ट करने लगे हैं। ये हमारे बिहेवियर में शामिल हो चुका है।